गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। 27 कल जो पेपर हुआ था MPCHO का, उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं विथ आंसर, जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन जो आया था, विल्सन डिजीज़ इज कॉज्ड बाई, विल्सन डिजीज़ का जो कारण है वो क्या होता है। हम कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल पर इस डिजीज़ के बारे में डिस्कस किए थे। विल्सन डिजीज़ किस वजह से होती है, तो कॉपर का एक्सेस अमाउंट के अंदर डिपोजिशन होने की वजह से जो है विल्सन डिजीज़ होती है। विल्सन डिजीज़ में हम एक रिंग भी पढ़े थे, कैसर फ्लैशर रिंग पढ़े थे, जो आइज़ के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें नर्वस प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। लेड का ज़्यादा जमा होना हमारी बॉडी के अंदर पल्विज्म कंडीशन कहलाती है, और एक्सेस आयरन अगर जमा होता है तो उसे सिडोसिस बोलते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको नेक्स्ट पेपर, कोई आने वाले पेपर के लिए भी आपको ध्यान रखनी है ये कंडीशंस, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, जीरोफ्थैल्मिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ किस विटामिन की वजह से जीरोफ्थैल्मिया कंडीशन डेवलप होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जीरोफ्थैल्मिया कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वैक्सीन विच प्रिवेंट फ्रॉम द डायरिया, डायरिया से कौन सी वैक्सीन है जो कि बचाती है। तो रोटा वायरस वैक्सीन है जो बचाने का काम करती है। हम देखते भी कि इन्फेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द, अगर बात करें डायरिया, डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो रोटा वायरस होता है। अगर चाइल्ड के अंदर बात करें, इकोलाई मोस्ट कॉमन कॉज होता है। और हम अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंदर कुछ स्टेट के अंदर हम रोटा वायरस वैक्सीन भी जो है बच्चों को प्रोवाइड करा के चलते हैं। वो इसको किससे बचाती है, डायरियल कंडीशन जो है उनसे बचाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन आता है, ए वुमन हु नेवर कंसीव ए प्रेगनेंसी। देखो बेटा, दो कंडीशन होती हैं, एक ने प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया है, एक ने बर्थ नहीं दिया है। अगर बच्चे को जन्म नहीं दिया है तो उसे हम नली पेरस कंडीशन बोलते हैं, और कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है कोई फीमेल तो उसे बोलते हैं नली ग्रेविडा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि MMR इज कैलकुलेटेड बाय द, पहली बात हम पूरी तरीके से डिस्कस किए थे कि MMR इज ए नॉट ए रेट, इट इज़ ए रेशियो। ये MMR जो होता है मल्टी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, वो क्या होता है, रेशियो होता है। दूसरी, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये 1 लाख पॉपुलेशन पर, 1 लाख मदर जो होती हैं मैटरनल जो डेथ होती है उसको 1 लाख चाइल्ड बर्थ पे कैलकुलेट किया जाता है, तो 1 लाख पे कैलकुलेट किया जाता है, ये ध्यान रखना था इसमें। सिप्लिस इज कॉज बाई, सिप्लिस किसके वजह से होता है, इसका कारण बताइए। तो बैक्टीरिया होता है ट्रिपोनोमा पैलिडम, उसकी वजह से सिप्लिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहन पेंटावेलेंट वैक्सीन एडमिनिस्टर कब, जो पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो हमें पता है कि 6, 10 और 14 वीक पे इसको क्या करते हैं, हम पेंटावेलेंट वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं। विच मोड ऑफ द HIV ट्रांसमिशन हैज़ द हाइएस्ट चांस ऑफ द इन्फेक्टिविटी एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ाया है आपको। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन पढ़ाए हैं, बट इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया था। देखो याद करो कि बिच मोड ऑफ द HIV ट्रांसमिशन हाईएस्ट चांस ऑफ इन्फेक्टिविटी, हमने पढ़ा था कि जब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्फेक्टिविटी का जो रूट होता है वो कौन सा होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड अगर कॉन्टैक्ट में आता है ट्रांसमिशन के द्वारा या किसी भी माध्यम से कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे ब्लड जो है अगर कोई निडल के माध्यम से, सिरिंज के माध्यम से, किसी माध्यम से अगर ब्लड का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तो उसके इन्फेक्टिविटी के जो चांसेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मली होता किस माध्यम से, कुछ रूट की वजह से सबसे ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली जो होता है वो सेक्सुअल रूट के द्वारा होता है। इन्फेक्टिविटी के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होते हैं। अब यहाँ पूछा है एक्सेप्ट, किसके द्वारा, कम से कम बताना है आपको कि सबसे कम चांस किस में है इन्फेक्टिविटी के। तो सेक्सुअल से भी हैं, सेविंग ब्लड से भी हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सलाइवा से कम है, तो आंसर यहाँ पर सलाइवा होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि विच मेम्ब्रेन इज फाउंड बिटवीन द एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर, मिडिल ईयर जो आपका एक्सटर्नल ईयर होता है उसके बीच में कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो आपको पता है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है जो दोनों ही ईयर के बीच में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पैकेट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द पिल, कितनी जो है पिल्स जो है एक पैकेट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि 21 पिल जो होती हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं, 21 पिल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं, और जो 7 पिल्स होती हैं इसके अंदर वो क्या होती हैं, आयरन पिल होती हैं। तो टोटल 28 पिल होती हैं, जिनमें से 21 कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं और 7 आयरन पिल्स होती हैं। नेक्स्ट, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द डेंगू, डेंगू का कारण क्या था, डेंगू का कारण क्या था। मतलब यहाँ पर डेंगू का कारण नहीं, स्पेशली क्या पूछा था, बैक्टर पूछा था कि बैक्टर ऑफ डेंगू, डेंगू के लिए कौन सा बैक्टर है जो कि वाहक है, जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो एडिस एजिप्टाई पूछा गया था।
और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अगर पूछा जाए तो कौन सा होता है, तो फ्लेवी वायरस या आर्बो वायरस इसका कॉज होता है, पर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म नहीं पूछ के यहाँ वेक्टर पूछा था, वेक्टर कौन सा होता है, तो एडिस एजिप्टा ही पूछा गया था। जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च की गई है, क्वेश्चन आया था, मैंने पढ़ाया है कि जननी सुरक्षा योजना है वो कब लॉन्च की गई है, तो 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च की गई थी। पेंटा वैक्सीन का थर्ड डोज कब दिया जाता है, तो देखो पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होती हैं उनका डोज कैसे दिए जाते हैं, एक 6 वीक पे दिया जाता है, एक 10 वीक पे दिया जाता है, एक 14 वीक पे दिया जाता है। तो थर्ड डोज जो दिया जाता है वो 14 वीक पे दिया जाता है। इसका आंसर सर 14 वीक था। डीपीटी वैक्सीन की साइट बताइए, तो डीपीटी वैक्सीन को हम आईएम देते हैं। अब बच्चों में लगता है तो बच्चों के अंदर आईएम इंजेक्शन की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, बास्टस लैटरलिस होती है। तो डीपीटी वैक्सीन का भी बढ़िया साइट क्या होगी, बास्टस लैटरलिस होगी। रेंज ऑफ सीवियर एनीमिया की रेंज बताइए आप। तो देखो बेटा 10 से नीचे जब होता है तो उसको हम एनीमिया कंडीशन बोलते हैं। जब ठीक है, जब 9 से नीचे होता है तो माइल्ड बोलते हैं, 8 से नीचे होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं, और जब 7 से नीचे होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सीवियर एनीमिया बोलते हैं। तो सीवियर एनीमिया में आंसर क्या होगा, लेस देन 7 mg/dl जो होगा अगर हीमोग्लोबिन का लेवल, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सीवियर एनीमिया कंडीशन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन आया था नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब आया था, तो ये हमने कल परसों ही डिस्कस किया है कि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1952 के अंदर लॉन्च हुआ है। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का फर्स्ट डोज कब लगता है, तो देखो पहला जैसे ही बच्चा जन्म लेता है आप उसको देते हैं, एट बर्थ भी देते हैं इसको, फिर 6 वीक पे देते हैं, फिर 10 वीक पे देते हैं, फिर 14 वीक पे देते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो कब आया है, तो आप बताएंगे कि नेशनल हेल्थ मिशन कब आया है, कोई बताएगा मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके। आपको सबके ये जो क्वेश्चंस, जो जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा ये करने भी हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आप बस सुने जा रहे हैं, करने भी हैं। तो जननी सुरक्षा योजना जो है वो भी 2005 में आई थी, और नेशनल हेल्थ मिशन भी 2005 में आया था। प्लाज्मोडियम कोजेज, प्लाज्मोडियम की वजह से कौन सी डिजीज होती है, तो आपको पता होना चाहिए, डेंगू होता है। और द मदर फर्स्ट मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी के जन्म के बाद में जो फर्स्ट मिल्क होता है माँ का, वो क्या कहलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो हुआ था बेटा वो 1982 में आया था, और एक्ट जो आया था 1987 में आया था। एक क्वेश्चन ये भी था, क्वेश्चन नंबर 21 कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो आपकी पेलेग्रा डिजीज़ होती है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, तो नायासिन की कमी की वजह से पेलेग्रा डिजीज़ होती है, नायासिन, ठीक है ना। तो ये विटामिन B3, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके CHO के पेपर में पूछे गए हैं, और आने वाले फ्यूचर में भी हम उम्मीद करेंगे कि इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो आप इनके लिए रेडी होंगे। थैंक यू सो मच।